हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई थिंक योर प्रिपरेशन पूरा हो गया होगा फॉर ईवीएस एग्जाम। सॉरी फॉर द डिले, बट एक्चुअली आई वाज बिजी विथ राइटिंग माय कॉन्फ्रेंस research paper. So I was busy and I forgot to mention all your important question, but no problem. I think you have completed your preparation, but yes, last minute reminder. Please go through all these important questions that I have mentioned in the Google Sheet, and I am also explaining this question here. So आपको वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैंने क्वेश्चन पेपर का लिंक भेजा था, वहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में वो होगा। ठीक है, वी विल मूव टू द स्क्रीन शेयर। सो यू कैन सी हियर, ये है आपका सेक्शन ए। तो जैसे कि मैंने बताया था, सेक्शन ए जो है मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर में इट इज अंडर द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विच विल कैरी टोटल 60 मार्क्स. You have to answer 2 or 3 question in this, okay, this section. So if you will answer 2 question, then the each question will divided, so you will divide 60 marks with 2, then you will get 30 marks each. And if you have to answer 3 question, you have to divide 60 by 3, then each question will carry 20 marks. So depending upon the number of question, you will get the marks on each question, right? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन है मैन एंड एनवायरमेंट रिलेशनशिप। तो आप एक बार देख लेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट। तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी आ सकता है और ये आपके ऐसे के फॉर्मेट में भी आ सकता है। तो मैंने आपको ऐसे का फॉर्मेट बताया था, हाउ टू राइट। तो वो आप अगर ऐसे आता है तो यू हैव टू राइट डाउन द टाइटल ऑल्सो। देन आपको करना है पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स एंड कॉज ऑफ पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन डिफाइन करेंगे पहले, देन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, 4 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, देन मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आएगा। इधर आपसे पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन और आपसे पूछा जाएगा कि रोल ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द पॉल्यूशन और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। ठीक है, फिर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरमेंट। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, इकोसिस्टम इट्स कंपोनेंट, तो इकोसिस्टम हमने पढ़ा था एंड इसके कंपोनेंट्स के बारे में यू कैन गो थ्रू। ठीक है, देन है इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड ऑल्सो फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर ह्यूमंस। सो दीज आर द रिसोर्सेज। तो इसमें 3 हमने बता दिया, बट 2 और 1 आपसे पूछा जा सकता है और कभी कभी तीनों भी पूछा जा सकता है। तो आप एक बार इसके बारे में डिटेल रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी जोन एंड इंपॉर्टेंस। सो हमने पढ़ा था जो आपका हिमालयन जोन था, वेस्टर्न घाट, जहाँ पे हमने हॉटस्पॉट्स के बारे में पढ़ा था, नॉर्दर्न प्लेन, साउदर्न प्लेन, प्लेटू, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो ज्योग्राफिकल फीचर और ये बायोडाइवर्सिटी जोन अलग अलग है, बट मोर ऑफ द सेम दे आर, वर्ड कैन आई से, वो कहीं कहीं मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, पूरे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 2 और 3, टोटल 60 मार्क्स है। तो 2 पूछे जाएंगे तो 30 और 3 पूछे जाएंगे तो 20 मार्क्स। तो यहाँ से आप 3 या 4 क्वेश्चन अपने अनुसार से जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो 3, 4, 5, चाहे तो 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम 3 और 4, 3 to 4 क्वेश्चन आप इतने टॉपिक में से एटलीस्ट कर लेंगे, ताकि आप 2 क्वेश्चन तो जरूर बना सकें। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन भी। और मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को करते समय यू हैव टू do what can I say, mind, what can I say, what was the process techniques, techniques was called mind, I'm forgetting that top process is called brainstorming. Yes, तो आपको ब्रेन करनी पड़ेगी, जिसमें हमने बताया था you have to jot down the points, then you have to arrange the points on the serial number, then you have to write, because you have to write 2.5 pages or 3 pages, more than that. Okay, so minimum 2.5 pages is required in this 6 long marks question. So if it is 30 marks question, तो you need 3 pages, or if it is 20 mark question, तो 2.5 pages is okay. ठीक है, then section B you will get 2 question, right? And section B carries 20 marks total. तो 20 marks 2 question, that means 10 marks for each question, right? So इसमें आप पढ़ लेंगे जैसे कि एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम, जैसे फूड चेन एंड फूड वेब आपने पढ़ा था, फूड चेन एंड फूड वेब। देन व्हाट इज द सोशल फॉरेस्ट्री, then ozone layer and its depletion, ecological pyramid, wildlife conservation and biodiversity conservation, then importance of rainwater harvesting। तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन वी हैव डिस्कस इन द क्लास। एनर्जी फ्लो एंड इकोसिस्टम हमने डिस्कस कर दिया है। सोशल फॉरेस्ट्री डिस्कस किया था शायद, सो वी विल डिस्कस हेयर
ऑल्सो, इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ से कोई भी 4 आप उठाएंगे और आपको जो लगता है यू कैन प्रिपेयर, आप उसको एक बार रीड तो जरूर कर ले, एटलीस्ट रीड कर लेंगे। तो ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव टू राइट 1.5 पेजेस मिनिमम, ठीक है, और 2 पेजेस भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी में कह रहा है कि इसमें आपको 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। अगर 4 क्वेश्चन होगा तो टोटल मार्क्स इसके 20 है, तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 5 मार्क्स, और अगर 5 क्वेश्चन होंगे तो ईच क्वेश्चन विल कैरी 4 मार्क्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी आंसर्स, राइट। तो पहला है रोल ऑफ मीडिया इन इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो इधर आपको मीडिया का रोल पूछा जाएगा या वैल्यू एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो हमने ये साथ में लिख दिया, ठीक है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, तो नेशनल पार्क्स इन इंडिया के बारे में आप पढ़ेंगे, 4-5 नेशनल पार्क्स के नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, चिपको मूवमेंट जो हमने पढ़ा था, तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, कौन कौन से पीपल हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में इंडिया में और वर्ल्ड लेवल पे हमने बताया था आपको, ठीक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेंगे। फिर कह रहा है डिफाइन एसिड रेन, तो यहाँ पे आपको एसिड रेन डिफाइन करना है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बात करेंगे, इन्वायरमेंटल हजार्डस के बारे में बात करेंगे, देन बायोफ्यूल्स, हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हमने पढ़ा था, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, एड्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज आपको पढ़ने पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमने ये डिफाइन जो बोला इसमें से 2, 3, 4, और अगर आपको लगता है तो सब एक बार पढ़ लीजिए। जैसे एसिड रेन क्या होता है, तो यू हैव टू रीड अबाउट द एसिड रेन। देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स क्या होता है, तो बायोफ्यूल्स, हॉटस्पॉट, द बायोडाइवर्सिटी, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इसमें से 2-4 ऐसे हैं, 4-5 तो आ ही जाएंगे, जैसे एड्स हो गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया, हॉटस्पॉट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। तो हमने आपसे बात कर लिया, सेक्शन ए में आपसे 2 और 3 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30 और 20 मार्क्स होंगे, इसमें 3-4 कर लीजिएगा। इसमें से आप 2 क्वेश्चन करने हैं तो 4 कर लेंगे, और इसमें से ये करने के बाद इसमें से 4-5 जो डिफाइन वाला है तो वो अलग अलग आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका वो है, क्लियर है। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद मैं आपसे बात पे सारा डिस्कस किया। फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इकोलॉजिकल पिरामिड शो द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वेरियस पैरामीटर। सो पिरामिड में क्या क्या होंगे, ऑर्गेनिज्म होगा, एनर्जी होगा एंड बायोमास अक्रॉस ट्रॉपिकल लेवल। इकोलॉजिकल पिरामिड कैन आल्सो बी कॉल्ड ट्रॉपिकल पिरामिड और एनर्जी पिरामिड, ठीक है। सो पिरामिड ऑफ द नंबर कैन आइदर अपराइट और इन्वर्टेड, जैसे कोई नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर जाएगा। इसमें क्या बात करते हैं, जहां पे प्राइमरी जो कंज्यूमर है उसमें मोर एनर्जी यू गेट, तो वो क्या होगा, नीचे वाला नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और जो अगर लास्ट वाले कंज्यूमर के पास मोर एनर्जी होगा, सो वो अप इन्वर्टेड फॉर्मेट में होगा। तो पिरामिड ऑफ नंबर कैन इधर अपराइट और इन्वर्टेड डिपेंडिंग ऑन द इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ बायोमास मेजर द अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लिविंग टिश्यू एट द डिफरेंट टॉपिकल लेवल। तो आपने देखा था कि जब आप मतलब हम फूड वेन में भी पढ़ते हैं तो डिफरेंट लेवल पे एनर्जी कन्वर्टेड और ट्रांसफर, ठीक है। द इंग्लिश चैनल इकोसिस्टम exhibits an inverted biomass pyramid since the primary producer make up less biomass than the primary consumer. So ये पढ़ लिया। pyramid ecosystem modeling can also be used to show energy flow through the tropical level. pyramid of energy are always upright since energy decreases at each tropical level. So आप ये थोड़ा पॉइंट लिख सकते हैं। फिर आता है सोशल फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स मेकिंग यूज ऑफ अनयूज एंड फॉलो लैंड सेट डीपर फॉरेस्ट आर सेफगार्डेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। सो आपने पढ़ा होगा सैलो लैंड और फैलो लैंड और अनयूज्ड लैंड, जिसमें हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट्री बाय यूजिंग फास्ट ग्रोइंग ट्रीज टू मीट द नीड्स ऑफ द फोडर एंड फ्यूल वुड। तो आप क्या करते हैं कि जैसे फूल यूड और फोडर के लिए हम क्या कर रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा डिग्रेडेशन हो रहा है। सो अवर फ्यूल वुड नीड, और फूडर के लिए, फूडर मतलब चारा, जो जानवरों को खिलाने के लिए, और फ्यूल वुड जो हम लकड़ी जलाने के काम में यूज करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स में और हाउस होल्ड में और डिफरेंट जगह पे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो फैलो लैंड है, जो खराब लैंड पड़ा है, जो यूज नहीं है, उसमें हम प्लांट यूज कर सकते हैं, जो ट्री यूज ग्रो कर सकते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग है, ठीक है। दिस आर्टिकल कवर डिटेल्स ऑन द 6 बेनिफिट ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। द नेशनल कमीशन ऑन फॉरेस्ट यूज द टर्म सोशल फॉरेस्ट्री इन 1976। तो ये आप लिख सकते हैं 76 में। द मेन ऑफ द कंजर्वेशन वाज टू लैंड सराउंडिंग अर्बन सेटलमेंट डिफॉरेस्टेड ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन सेटलमेंट के चारों तरफ, जैसे आपने भी देखा होगा आपके कॉलेज के बाहर जो एरिया है उसमें जंगल थे, मतलब जो भी है, बट वो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएगा, तो वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हम उसका यूज कर सकते हैं एज ए सोशल फॉरेस्ट्री। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
improve the environment for protecting agriculture from adverse climatic factor, ठीक है. Increase the supply of fuel wood or domestic use small timber for rural household, fodder for livestock and minor forest produce फॉर लोकल इंडस्ट्रीज. तो ये सब चीजों के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो पेड़ लगाते हैं उसका यूज हो जाता है. इंक्रीज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द लैंडस्केप, क्रिएट रिक्रिएशनल फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन. तो अब मान लीजिए कि एमटी के बगल में जो जमीन है वहां पर अभी बबूल का पेड़ है, बट वो कुछ दिन बाद वो बैरन लैंड, फैलो लैंड हो जाएगा. तो वहां पे हम एक अच्छा प्लांटेशन और ट्री प्लांट करके हम तो उस एरिया को बहुत ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, और उससे हम फ्यूल और लाइफ स्टॉक के लिए हम फोडर ले सकते हैं. ठीक है, प्रोवाइड जॉब्स फॉर द नेक्स्ट वर्कर. और आसपास के लोग हैं उनको जॉब मिल सकता है. इफेक्टिव लैंड रिहैबिलिटेशन, तो ये भी हो सकता है. राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड लाइफ ऑफ रूरल एंड अर्बन पीपल. तो आसपास में जब पेड़ पौधे ग्रीनरी होगा तो आपके आसपास वो होगा. तो सिक्स बेनिफिट क्या है, फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग. तो ग्लोबल वार्मिंग के थ्रू जैसे कि आप पेड़ लगाओ तो वार्मिंग में फायदा करे, मतलब अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग हेल्प होगी. सोशल कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री हेल्प इन सोशल सॉरी सॉइल कंजर्वेशन. तो सोशल फॉरेस्ट्री हेल्प इन सॉइल कंजर्वेशन थ्रू द फॉलोइंग वेज. तो क्या है, ट्री रूट हेल्प इन द प्रिवेंटिव, जो हमने पढ़ा था कि जैसे प्लांट होता है उसमें ट्री रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन, decaying leaves make all soil richer by forming organic layer on the top. It also help in increasing the capacity of soil in storing water. तो biodiversity will increase. तो जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पे कीट पतंगे अदर बायोडाइवर्सिटी विल इंक्रीज, और एयर क्वालिटी भी वहाँ पे इंक्रीज होता है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, cooling effect to the area has been planted, thus the help in reducing the consumption of air conditioner विच डायरेक्टली रिड्यूसेस एनर्जी कंजम्पशन. तो मान लीजिए कि चारों तरफ आईएमटी की तरफ पेड़ बढ़ जाए तो आपका क्या होगा, कूलर और एसी का यूज आपको कम करना पड़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि आपका एनर्जी का डिमांड कम हो जाएगा. ठीक है. 5 डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होता है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ऑफ सिल्वीकल्चर, फार्म फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री और एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री. सिल्वीकल्चर क्या होता है, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री फोकस ऑन द रिप्लेसिंग एंड रिप्लांटिंग ऑफ न्यू क्रॉप्स एंड ट्रीज. द वेरियस सब्जेक्ट ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लिस्टेड बिलो. कर रहा है एफॉरेस्टेशन इन ब्लैंक एरिया. तो जितना भी खाली जगह पड़ा है वहां पे हम जंगल लगाएंगे. ठीक है. टाइपिंग द इंक्रीज रॉ मटेरियल फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, बहुत सारा है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, चाहे आपका जहाँ पे हम बनाते हैं फर्नीचर वगैरह, वो सब चीज हो गया. ठीक है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी टिम्बर स्पीसीज और रेज स्पीसीज विच विल गिव मोर इकोनॉमिक वैल्यू एंड इंश्योरिंग सॉइल कंजर्वेशन. फार्म फॉरेस्ट्री का जो फार्म फॉरेस्ट्री द मैनेजमेंट ऑफ ट्री फॉर द स्पेसिफिक पर्पज विद इन ए फार्मिंग कंटेक्स्ट. बेनिफिट ऑप्टेन बाय फार्म फॉरेस्ट्री रेंज फ्रॉम द इंप्रूविंग द एनवायरमेंट, मेंटेन of soil, water, additional earning, providing shelter and pasture of the animal. Community forestry, it refers to the planning, managing, or harvesting of the forest crop by the local population. The purpose to boost the environment and reward local people. This is a village level forestry activity. ठीक है. तो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में हम विलेज लेवल पे क्या करते हैं, लैंड पड़ा है उस पे हम जंगल लगाते हैं और उसका डिफरेंट टाइप ऑफ यूज करते हैं. एग्रो फॉरेस्ट्री, तो इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर के साथ साथ हम क्या करते हैं, प्लांटेशन करते हैं. एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री ये आपका उसमें हेल्प करता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो वेरिएबिलिटी ऑफ अर्थ ऑन लैंड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी. तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप ऑफ organism biodiversity takes into the accounts all living organisms present on the earth. Healthy and good biodiversity indicate a healthy and good ecosystem. Hence biodiversity is very important. So a healthy ecosystem also include the ability of pure water, pure air, healthy land and good climate and the ability of the nutrients on earth. तो आपको पता है कि बायोडाइवर्सिटी में जितने ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने के लिए क्या चाहिए, प्योर एयर चाहिए, है ना. देन आपको चाहिए प्योर एयर, प्योर वाटर, हेल्दी लैंड, गुड क्लाइमेट. तो ये सभी इंप्लॉयमेंट है आपके बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. सो देर आर 3 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, प्रिवेंशन ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज. तो बायोडाइवर्सिटी में हम स्पीसीज के डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हैं. सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो इंस्टिंक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी सस्टेन करना सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है. ठीक है. मेंटेनिंग लाइफ सपोर्टिंग इकोलॉजिकल प्रोसेस, तो लाइफ सपोर्टिंग कर रहा है. ठीक है. व्हाट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द नंबर ऑफ फैक्टर लाइक पॉल्यूशन, इरोजन, इवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉपुलेशन एंड डिप्लीशन लीड टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो ये सब के कारण क्या हो रहा है, आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है. लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी वेरी हार्मफुल टू द इकोसिस्टम एज इट इंडिकेट इधर लॉस ऑफ अ स्पीसीज और रिडक्शन ऑफ अ स्पीसीज इन नेचुरल हैबिटेट. तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्पीसीज हैं जो या तो एक्सटिंक्शन के कगार पे या तो इंस्टिंक्ट हो चुके हैं. ठीक है. तो डिफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन यहाँ पढ़ेंगे, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. सो जितने भी स्पीसीज हैं उनका प्रोटेक्शन करना है, जो खराब हो चुके हैं या जो इंस्टिंक्शन के बाउंड्री लाइन पे है उनका रिस्टोरेशन करना है, और मैनेजमेंट जो अभी बच रहे हैं उनका मैनेजमेंट करना भी
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंतर्गत में आता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन refers to the protection, prevention and management of the ecosystem and natural habitat and ensuring that they are healthy and functional. So जो स्पीसीज है उसका तो प्रोटेक्शन करना है, प्रिवेंशन करना है, मैनेजमेंट करना है, देयर हैबिटेट आल्सो। अब जैसे कोई एक्वेटिक प्लांट है या एक्वेटिक एनिमल है तो आपको क्या करना होगा, रिवर इकोसिस्टम और जो लेक इकोसिस्टम है और जो मेराइन इकोसिस्टम है उसको भी सेव करना होगा, सो दैट आप जो स्पीसीज बताना चाह रहे हो अगर उसका हैबिटेट ही खराब हो जाएगा तो वो कहाँ जिंदा रहेगा। तो इसलिए हैबिटेट पे भी हम फोकस करते हैं, राइट। द थ्री मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर दैट फॉलो द प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंशन स्पीसीज डाइवर्सिटी। सो आपको प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है स्पीसीज का, इंश्योर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। सो प्रिवेंशन एंड restoration of ecological process and life support system. Biodiversity conservation method. Two types of method are employed to conserve biodiversity. They are in situ conservation and ex situ conservation. So आपको मैंने ये पढ़ाया था लास्ट डे, इन situ और ex situ, ये आपके नोट्स में भी है। इन situ conservation, in situ conservation refers to the prevention and protection of the species in their natural habitat. तो जैसे आप देखते हैं कि लाइफ नेशनल पार्क्स में आप जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे स्पीसीज हैं वो फ्रीली इन्वायरमेंट में होते हैं, ह्यूमन क्या होता है केज के अंदर या केज वाले व्हीकल के अंदर उसको देखने जाते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जिसका जो नेचुरल हैबिटेट है इन सिटू में, वहीं पे हम उसका प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। एनिमल इन सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द सेम एरिया वेयर इट फाउंड, जहां वो पाए जाते हैं वहीं पर उनका करते हैं। इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हैज मेनी एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या है कि इट प्रिजर्व स्पीसीज एज वेल देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जो स्पीसीज है उसका भी प्रिवेंशन हो जाता है और उसके हैबिटेट जो नेचुरल हैबिटेट है उनका भी प्रिवेंशन हो जाता है। इट इंश्योर प्रोटेक्शन टू द लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्पीसीज है जो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में है बट उसको कंजर्व करने की जरूरत है, तो हम वहाँ पे इन सिटू कंजर्वेशन प्रोसेस यूज करते हैं। इट इज इकोनॉमिक एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ द कंजर्वेशन। तो मान लीजिए कि जो स्पीसीज जहाँ पे रह रहा है तो ये करना थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है, ठीक है। इट डिपेंड्स रिक्वायर स्पीसीज टू एडजस्ट इन ए न्यू हैबिटेट। तो इट डज नॉट रिक्वायर, तो कोई स्पीसीज जो जहां पे रह रहा था वहीं पे उसको एडजस्ट करना नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे उसको नई जगह पे शिफ्ट कर देंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो वो उसको करना नहीं पड़ता। डिफरेंट मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन इंक्लूड्स बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स आपने देखा होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जीन सेंचुरी एंड स्केर्ड ग्रोव्स, ठीक है। सो आप इसमें बहुत सारी जगह पे गए हैं, नेशनल पार्क्स में गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में गए हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमने आपको बताया था कि हॉटस्पॉट जोन डिक्लेयर कर देते हैं सो दैट कि वहां पे जो है ना जानवरों को मारना या पोचिंग ऑफ एनिमल्स जिसको बोलते हैं या कुछ ऐसे तरह का एक्टिविटी जो उनको डिस्टर्ब करे उसको प्रिवेंट करते हैं इन द बायोडाइवर्सिटी जोन में, ठीक है। It is defined as the conservation of species within their natural habitat where the natural ecosystem is protected and maintained. In situ conservation process, numerous advantages. Some of the important advantages in situ conservation, it is cost effective and convenient way of biodiversity का। तो cost effective तो होगा ही, जहाँ पे वो naturally habitat है वहीं पे हम उसको कर रहे हैं। Various living organisms can be conserved at the same time. They evolve better and they easily get adapted to the various environmental condition. तो वो उनका अपना ही है तो उसमें इवॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। इन सिटू कंजर्वेशन ऑकर्स इन प्लेस लाइक नेशनल पार्क, सेंचुरियन, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, दीज आर द नेशनल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड साइट लार्ज एरिया अप टू 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द इकोसिस्टम वेयर द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल एंड नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर प्रोटेक्टेड, दे आर ओपन टू टूरिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो ये क्या होता है ना बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे टूरिस्ट और रिसर्चर जा सकते हैं बेसिकली फॉर देयर रिसर्च एंड टूरिस्ट जा सकते हैं अपना इंटरटेनमेंट इंफरटेनमेंट के लिए, ठीक है। सुंदरबन हो गया, नंदा देवी, नौकर एंड मानस इन इंडिया। तो सुंदरबन आप गए हैं, सुंदरबन जो बंगाल वेस्ट बंगाल के पास है, जो आपके बे ऑफ बंगाल में है। नंदा देवी ये आपके हिमाचल या उत्तराखंड में है, ठीक है। नेशनल पार्क, दीज आर द limited reserve maintained by the government for the conservation of wildlife as well as the environment. Human activities are prohibited in national park and they are solely dedicated to the protection of natural fauna of the area. They mostly cover area of 100 से इतना स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 5000 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया, यहाँ पे 100 से 500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। दे आर द लॉट ऑफ इतना नेशनल पार्क इन इंडिया राइट नाउ। तो 104 नेशनल पार्क है इंडिया में। तो नेशनल पार्क में इवन भी विद इन ए बायोस्फीयर रिजर्व, तो एक बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर भी एक नेशनल पार्क हो सकता है, ठीक है। These are small reserve that are protected and maintained by the government. Its boundaries are well protected where human activities such as grazing, forestry, habitat and cultivation are restricted. तो यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड सो ऑन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर प्रोटेक्टेड एरिया meant only for those conservation of wild animal, for the conservation of wild animals, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेशनल पार्क क्या है, नेशनल पार्क में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है, पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको
उनको किया जा सकता है। फिर आपका क्या है, जैसे घाना बर्ड सेंचुरी, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में होगा, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट द एरिया ऑफ द कंसर्न वेयर देयर इज स्ट्रिक्टली मिनिमम इतना स्पीसीज। तो हमने ये भी पढ़ाया था आपको कि 1500 स्पीसीज that had lost its 70% of the cover, 70% of the cover ये लॉस कर रहे हैं। There are protected area for various purpose where the wildlife inhabitant lifestyle and domestic example the Himalaya, the western घाट का हमने एग्जांपल लिया। वेस्टर्न घाट इज द मोस्ट नंबर ऑफ हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। द नॉर्थ ईस्ट एंड द निकोबार आइलैंड। जीन सेंचुरी क्या था, जीन सेंचुरी इज द कंजर्वेशन एरिया रिजर्व ओनली फॉर द प्लांट। इंडिया हैज इट्स ओनली जीन सेंचुरी सेटअप इन गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो गारो खासी हिल्स आपने देखा होगा, तो वहां पे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड स्पीसीज ऑफ सिट्रस प्लान टू ओपन मोर सच सेंचुरी आज अंडर वे, ठीक है। सेक्रेट ग्रुप्स क्या, सेक्रेट ग्रुप्स आर द कंजर्व्ड एरिया ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड बाय कम्युनिटी ड्यू टू द रिलीजियस बिलीफ मोस्टली ए पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वेयर द वाइल्ड लाइफ इज गिवन कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो रिलीजियस ग्रुप के कारण एक्स सीटू, तो अभी इन सीटों में हमने पढ़ रहे थे कि जहां पे उसका नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे हम उसको प्रोटेक्शन मैनेजमेंट और कंजर्वेशन करते हैं। बट यहाँ पे एक्साइटिव कंजर्वेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट और प्लेसेस ऑफ ऑपरेशन, इट इज अ मेथड इन विच पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन और द entire endangered species taken from its natural habitat which is treated and breeding and maintaining these species take place in the artificial ecosystem। तो क्या होता है कि या तो वहां पे करना मुश्किल हो जाता है, उनका हैबिटेट बचा नहीं होता, और देयर आर सम प्रॉब्लम, तो हम उनको क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कुड बी चूज nurseries and botanical gardens. Their living environmental are altered in these conservation sites, so there are fewer survival struggles like scarcity of food, water, or space. Exotic biodiversity consists of breeding and maintaining of endangered species, है ना। Using artificial environment like zoo, nursery, bio botanical gardens, gene bank, etc. Advantage of exotic conservation includes essential life sustaining condition like climate, food availability, veterinary care। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप बीमार होते हैं, ठीक है, तो आपको कन बचाने के लिए क्या होता है, नॉर्मल डॉक्टर के यहाँ विजिट करते हैं, फिर डॉक्टर आपको सुई और वो सलाइन वाटर चढ़ा के काम चला लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको आईसीयू में जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपको सर्वाइव करना मुश्किल है, तो आपको आईसीयू में भेजा जाता है। उससे भी खराब कंडीशन आता है, आपको सीसीयू में भेजा जाता है। तो आप समझ सकते हो कि एक से कंजर्वेशन है, वो कंजर्वेशन का वो मेथड है जहाँ पे हम आईसीयू और सीसीयू जैसे मेथड यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग मेथड कैन बी लीडिंग टू द सक्सेसफुल ब्रीडिंग एंड क्रिएटिंग मेनी मोर ऑफस्प्रिंग ऑफ द स्पीसीज। तो कभी कभी क्या होता है, स्पीसीज के ब्रीडिंग के लिए 2 मेल्स एंड फीमेल्स चाहिए, तो कभी कभी क्या होता है कि देयर आर सम प्रॉब्लम, दे आर नॉट एबल टू ब्रीड, तो हम उससे आर्टिफिशियली ब्रीड करवाते हैं। द स्पीसीज कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पोचिंग एंड पॉपुलेशन मैनेजमेंट कैन बी सेंट्रली डन। तो पोचिंग से भी उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी क्या है कि वो प्रोटेक्टेड एरिया में है, तो इजिली नोबडी कैन enter in that area. Gene technique can be applied to increase the population of the species and they can again the increase the wild। तो क्या होता है कि जीन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सो दैट दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर बेबीज, एंड इन दैट वे भी उसको कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी, तो कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम, तो कभी कभी मतलब इकोसिस्टम को कंजर्व करना जरूरी है। रिजर्वेशन ऑफ डिक्लाइन ऑफ स्पीसीज, रिजर्व द डिक्लाइन ऑफ द स्पीसीज। तो जो जो स्पीसीज डिक्लाइन स्टेज पे हैं, तो उनके पॉपुलेशन को बढ़ाना, जैसे हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर करके हमने टाइगर बाघ के पॉपुलेशन को लगभग 2400 के करीब कर दिया इंडिया में, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, तो कह रहा है the strategy manage living cover and conserve food, livestock, microbial population, agricultural stock including plants and animal, efficient utilization of natural resources, strict law and deforestation and prevention of deforestation by every means, poaching and killing animal in wild should be prevented, ठीक है। creating public awareness about conservation of biodiversity and its importance। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लास्ट मोमेंट में मैं बना रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। longer time and breeding activity of the animal are provided, ठीक है। need of biodiversity concern, various type of conservation method is in healthy ecosystem। A healthy ecosystem means a clean and healthy environment, a smooth running food chain, availability of resources and so on। Human beings are also very dependent on the environment for basic necessity and well-being। तो करा स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ फूड वैरायटी, टिम्बर, प्लांट, लाइवस्टॉक, माइक्रोब्स, आइडेंटिफिकेशन कंजर्वेशन ऑफ ऑल द इकोनॉमी। तो ये सब आप पढ़ रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ रिवर्सन शुड बी फॉलोड, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंट लॉज शुड बी फॉलोड। फिर कह रहा है कि रीजन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, area with higher abundant species are more stable environment when compared to lower species abundant area। Human are dependent on different species of plant and animals similarly female। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कुछ इंपॉर्टेंट, जो कि आपको एक बार देख लेना चाहिए, और बाकी का आपके नोट्स में सारा दिया गया है। तो मैं आपका एक बार नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग को वो सारा दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ, तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए, ये सब सारा आपका ईवीएस का पेपर है जो कि हमने पिछले दिन दिया था। एंड सॉरी फॉर दैट, मैंने
क्या बोलते हैं उसको, शेयरिंग में सेटिंग चेंज करना भूल गया था, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का मेल आ गया मेरे पास टू हैव एक्सेस ऑफ द फाइल। तो हमने सारा एक्सेस, सबको एक्सेस दे दिया है, तो अब आप आराम से खोल सकते हैं। ये आपका पीडीएफ वर्जन है क्वेश्चन का, और ये आपका वो है, तो इसी में मैंने वो अभी जो नोट्स था वो इसमें है, और ये आपका पीडीएफ वर्जन है। तो आप इसको खोलेंगे तो सिर्फ आपको इसमें क्वेश्चन दिखेगा, और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इसमें जैसा अभी हम पढ़ रहे थे, तो ये क्वेश्चन भी है और नीचे आपका हमने कुछ नोट्स भी डाल दिए हैं। सो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने की जरूरत है नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट यस, डू कमेंट बिलो द वीडियो कि आपको ये कैसा लग रहा है या आपको क्या चाहिए। और किसी भी बच्चे ने मेरे को कॉल नहीं किया कि सर एक्सेस नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन कॉल मी अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए एटलीस्ट। सिर्फ एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाता है, आई एम ऑल्सो नॉट इन डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज। तो यस, अगर कुछ गलती होता है तो आप जरूर हमें रिमाइंड कराएं, आई विल करेक्ट इट ऑन द वे, है ना, एज इट इज, एज इट इन्वॉल्व, ठीक है। सो यही था, और और कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और एकदम ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन पढ़ने में कोई कोताही नहीं, जैसा बोला जाएगा सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी कितने मार्क्स के हैं तो आपको पता होना चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप 60 मार्क्स के हैं, शॉर्ट आंसर टाइप आपके 20 मार्क्स के हैं, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आपके 20 मार्क्स के हैं। वेरी शॉर्ट आंसर 4 या 5 क्वेश्चन होगा, शॉर्ट आंसर में 2 क्वेश्चन लिखने होंगे, और लॉन्ग आंसर में 2 लिखने होंगे। लॉन्ग आंसर वाले में 6 में 2, आगे वाले में 3 में 2, और आगे वाले में 5 में 5 या 4 में 4, ठीक है। तो ये करना है। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। तो हम कल 9:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है, ठीक है। कमेंट जरूर करें, लाइक तो कर ही दें। चलो, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।